आज का टॉपिक है यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? क्षतिपूर्ति की संविदा। तो क्लास वाली वीडियो नहीं गई और ये मैं प्रेजेंटेशन वाला वीडियो भेजूंगी। ओके, टॉपिक है क्षतिपूर्ति अनुबंध है। गूगल ट्रांसलेट है, चाहे अनुबंध लिखिए चाहे संविदा लिखिए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इसके क्या क्या हेडिंग पढ़ सकती है ये भी हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अलग से वीडियो गया है, दोनों में डिफरेंस जो है वो भी गारंटी वाले में दिया गया और कंक्लूजन अगर एक में आ गया, बाकी टॉपिक अलग अलग आंसर में ही आएगा। तो क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है? सबसे पहले कहाँ दिया गया है? ये हमारी भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ है। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका? जहां कोई व्यक्ति किसी और की क्षति की भरपाई करता है। कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 8 में है। इसी चैप्टर में गारंटी की भी संविदा है। नाउ कहाँ से आया है ये शब्द? ये आया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज के इंडेमनीज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है अहानिकारक या कोई क्षति या हानि ना होना। मीन्स किसी को किसी प्रकार की क्षति से बचाना। सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लॉस टू अनदर पर्सन। ओके, नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में दिया है, ये धारा 124 में दिया हुआ है। क्या कहती है धारा 124? तो मैंने इंग्लिश का भी लिखा हुआ है, हिंदी का भी लिखा है। क्षतिपूर्ति संविदा को एक ऐसी संविदा के रूप में परिभाषित करती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचनदाता के आचरण अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है ना। आगे क्या हमने इसका एलिमेंट निकाला ये देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? क्षतिपूर्ति क्या होती है? किसी अन्य व्यक्ति को हुई किसी प्रकार की हानि से बचाने का वचन देना। बचाने का वचन टॉर्ट में आपने देखा था, क्षतिपूर्ति का अर्थ है किसी को नुकसान हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी क्या कर रहा है? नुकसान की भरपाई कर रहा है। ठीक है, वही होती है क्षतिपूर्ति। और इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। तो टॉर्ट में ऐसी कोई संविदा नहीं होती है, यहाँ पे संविदा कोई सेकंड पार्टी है, वो संविदा कर रही है कि अगर आपको नुकसान होगा तो हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। ठीक है, कितने पार्टीज होती है इसमें? 2 पार्टी होती है। कौन कौन होती है? एक क्षतिपूर्ति करता जो कहता है कि अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति दूंगा। और दूसरा होता है जिसका नुकसान, जिसकी क्षतिपूर्ति दी जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक LIC एजेंट हो गया और एक बी हो गया। तो बी को नुकसान होगा तो LIC एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे संविदा करेगा कि आपको नुकसान होगा, चाहे बी की खुद की गलती के कारण या किसी थर्ड पार्टी की गलती के कारण। तो किसी भी कारण से अगर बी को नुकसान होगा तो जो उसकी संविदा LIC से हुई है, LIC वाले इंश्योरेंस वाले उसको क्या करेंगे? क्षतिपूर्ति देंगे। चलो क्या लिखा हुआ है? वह वचनदाता जो दूसरे समूह को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए सहमत होता है क्षतिपूर्ति कर्ता कहलाता है। और क्षतिपूर्ति प्राप्त करता वो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जिसे क्षति हुई है। ठीक है, और क्षतिपूर्ति कर्ता ने उसे क्षतिपूर्ति देने का वचन भी दिया है। तो 2 पार्टी हो गई, एक क्षतिपूर्ति देने वाला और एक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाला। तो जब 2 ही पार्टी हैं तो इनके बीच संविदा कितनी होगी? एक ही होगी। ठीक है, 2 पार्टी के बीच एक ही संविदा हो रही है, और वो ये कि एक पार्टी दूसरे से कह रही है तुम्हें अगर कोई नुकसान होगा तो मैं उसका क्या करूंगा? क्षतिपूर्ति दूंगा। ठीक है, नुकसान को भर दूंगा मैं। जैसे पापा हमसे कुछ कहें कि जाओ जाओ ये काम कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर पापा हमसे कहें कि जाओ बेटा दुकान से सामान ले आओ, तो तुम बोलो पापा मैं जाऊंगा, मेरा पैसा मान लो खो गया, तो मेरा सामान मुझसे टूट गया तो नुकसान हो जाएगा। तो तुम बोलोगे कोई बात नहीं बेटा, फिर हमसे ले लेना पैसा। ठीक है, A B के विरुद्ध C द्वारा जारी
एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 124 में ही, ए बी के विरुद्ध सी द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई के परिणाम के विरुद्ध 200 रुपए ए को निश्चित राशि के लिए बी की क्षतिपूर्ति देने का अनुबंध करता है या क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। तो इसमें ए क्या कर रहा है, बी को कह रहा है कि अगर तुम कोई केस लड़ोगे उसमें जितना खर्चा आएगा, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे तुम्हारे हारने के कारण आए या केस में फीस के कारण आए, तो मैं सारा खर्चा तुमको दूंगा। नाउ इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो संविदा हुई है क्षतिपूर्ति की वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड कैसे होगी, इसके लिए फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ा था ना कि विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए इत्यादि। जो एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे तत्व इसमें विद्यमान होने चाहिए। नाउ दूसरा एलिमेंट होगा कि किसी भी प्रकार की क्षति से प्रोटेक्शन से करने की संविदा की गई हो, किसी भी प्रकार की हानि से संरक्षण की संविदा की गई हो, ठीक है। पार्टी कितनी होंगी, तो अभी हमने देखा 2 पार्टी होंगी, एक क्षतिपूर्तिकर्ता और एक क्षतिपूर्ति प्राप्त करता, ठीक है। एक क्षतिपूर्ति जो देगा और एक जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा, एक जो हानि को देगा और एक जिसको हानि हुई है उसको प्राप्त होगी, ठीक है। जिसको नुकसान हुआ होगा उसको प्राप्त होगा। और चूंकि 2 ही पार्टी हैं तो इनके बीच में एक ही संविदा होगी, ठीक है। ये व्यक्त हो सकती है या निहित हो सकती है, मतलब व्यक्त मतलब एक्सप्रेस्ड मतलब लिख के हो सकता है, ठीक है। और इम्प्लाइड मतलब होता है आचरण द्वारा। कैसे, जैसे मतलब नॉर्मली अगर हम संविदा कोई करते हैं, जैसे किसी दुकानदार से कहा, दुकानदार से कुछ लिया और उसने दिया और बोला कि भैया खराब हो जाएगा तो फिर हमसे पैसा वापस ले जाना, ठीक है। वेल ये गारंटी में जा रहा है, बट आप इसको ऐसे देखो कि अभी हाँ, अगर हम किसी को सामान लाने के लिए भेजा, उसको नुकसान हो जाए मेरे कारण से या किसी कारण से, फॉर कार का एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है। कार वाले का LIC हुई और कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो जब हम LIC में रिटर्न करते हैं, लिखित करते हैं, तो वहां पे सभी शर्तें लिखी होती हैं कि क्षतिपूर्ति होगी तो क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। बट जब हम कोई खाने पीने की चीज देते हैं या किसी की गाड़ी में बैठते हैं, हमें कहीं जाना है सवारी में और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे बोला नहीं जाता है, लेकिन ये इम्प्लाइड होता है कि अगर हमें कोई नुकसान होगा तो जो गाड़ी चला रहा है उससे हम नुकसान की प्राप्ति करेंगे। ये हमने टॉर्ट में भी देखा है, ठीक है। हर चीज बोल के नहीं की जाती, ठीक है ना। कितने प्रकार का हो सकता है, होता है। तो अभी हमने देखा एक्सप्रेस हो गया, इसको कहते हैं रिटन वाला, अभी हम जस्ट देखा था, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, इसमें सभी प्रकार की जो शर्तें हैं, नियम है, इस संविदा में लिखे रहते हैं। एक एक्सप्रेस लिखित क्षतिपूर्ति की जो संविदा होती है, ठीक है। और जो पार्टियां होती है दोनों, क्षतिपूर्ति दाता और क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता, दोनों को अपने अपने अधिकार और कर्तव्य पता रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो सॉरी, बीमा की संविदा होगी, इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस का कई बार एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। कुछ निर्माण करने की संविदा होगी, कोई एजेंसी की संविदा हो गई, ये सब, ठीक है। इंश्योरेंस जो आता है वो क्षतिपूर्ति की संविदा में आता है। नाउ निहित क्षतिपूर्ति, तो फिर मैंने अभी बताया था कि तथ्यों और मामलों के आधार पर आचरण से उत्पन्न होती है, ठीक है। लिखित संविदा नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्वामी और सेवक का संबंध, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मालिक स्वामी के कहने पर नौकर कोई काम कर रहा है, उसके आदेश के अनुसार काम कर रहा है, या उस समय के अंडर में, जिस समय जैसे 9 से 10, सुबह 10 से शाम को 9 तक नौकर काम करता है, और इस बीच में कोई हादसा होता है और नौकर को नुकसान हो जाता है या किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, तो मालिक को क्या करना पड़ता है, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, ठीक है। इंग्लैंड के लॉ में सभी क्षतिपूर्ति की संविदा को लिखित होना चाहिए, बट भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार क्या है। क्षतिपूर्ति धारक कौन, जिसको क्षतिपूर्ति मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, 5 सेकंड में छोड़ रही हूँ, आप पढ़ लो।
ओके, और फिर मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, ठीक है। चलो क्या क्या है ये। उसे सभी क्षतियां, सभी लागत और सभी राशियां प्राप्त करने का अधिकार है। किसे? जिसको नुकसान हुआ है, समस्त क्षतियां प्राप्त करने का। तो मान लो इंश्योरेंस कंपनी से बी ने कोई संविदा की है, और मान लो कार कार की संविदा की है और कार को डैमेज हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से 20 सभी क्षतियां प्राप्त कर सकता है जितना उस पर खर्चा आएगा, ठीक है। मान लो केस लड़ने के लिए था या कार वाला ही देखते हैं। अब कार में मरम्मत के अलावा कार को लाने ले जाने इत्यादि में जो खर्चा लगा, या पुलिस केस वगैरह फाइल हो, ठीक है, तो वो सब भी उसमें लागत में आ जाएगा, राशि में, ठीक है। मान लो कि कंपनी ने पैसा देने से पहले ही में ही मना कर दिया कोई बहाना बना के, और अब बी को कंपनी से केस लड़ना पड़ रहा है अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए। तो अब क्या होगा, कंपनी से अगर बी जीत गया तो कार की क्षति तो प्राप्त करेगी ही, क्षतिपूर्ति, साथ में साथ केस लड़ने में जितना खर्चा आया था सब प्राप्त करेगा। कौन? बी। तो ये उसके अधिकार हैं, सारी क्षतिपूर्ति प्राप्त करना, ठीक है। अब क्षतिपूर्ति कर्ता के भी कुछ अधिकार हैं, वैसे उसके अधिकार लिखे हुए नहीं है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, बट एक केस है गंजना मोरेश्वर बनाम सॉरी गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन 1942। इसमें कुछ अधिकार बताए गए हैं, जैसे हाई कोर्ट ने कुछ अधिकार इंश्योरेंस कंपनी के, या जिसको क्या कहते हैं क्षतिपूर्ति देनी है, उसकी भी बताए हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। जैसे कि उसको सही जानकारी मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपको क्षति कैसे हुई इत्यादि, ठीक है। कोई फेक कागज बना के उससे आप क्षतिपूर्ति तो नहीं ले रहे हैं इत्यादि। तो ऐसा कोई रिटन नहीं लिखा है, तो इसलिए इस सेक्शन से क्या हुआ, 124 की महत्ता को विस्तार मिल गया, और पहली बार बहुत अच्छे से 124 को क्षतिपूर्ति की संविदा को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। उसके बाद एक केस और है, लाला शांति स्वरूप वर्सेस मुंशी सिंह एंड अदर्स, ठीक। एक केस बहुत है, पर्याप्त है पहले वाला एग्जाम के लिए। नाउ क्षतिपूर्ति धारक के कुछ कर्तव्य भी हैं। जो ये कर्तव्य है क्या, क्षतिपूर्ति धारक कौन है पहले तो ये देखते हैं, वही जो हमें क्षतिपूर्ति देगा। क्या क्या उसके कर्तव्य है कि अगर उससे क्षतिपूर्ति मांगा जाए, सॉरी क्या किसका देख रहे हैं, होल्डर का देख रहे हैं, सॉरी क्षतिपूर्ति धारक के देख रहे हैं, ठीक है, जिसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है, तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। एक्ट इन गुड फेथ एंड अवॉइड मिसकंडक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी से कार का इंश्योरेंस कराया तो आप रोज ले जाके क्या करोगे, गाड़ी को पेड़ से लड़ा दो, ऐसा ना करो। आप अच्छे से मतलब ध्यान पूर्वक वो काम करो, ठीक है। और हर बार डिस्क्लोज करो क्षतिपूर्ति से संबंधित, किससे, क्षतिपूर्ति कर्ता को, ठीक है, हर बात बताओ। तीसरा है, कोशिश करो कि मिनिमाइज पोटेंशियल लॉसेस, ये आपको कम से कम क्षति हो, आप जानबूझ के और क्षति ना कर दो। अगर आपकी गाड़ी का एक शीशा टूटा है तो हमको तो मिलेगा क्षतिपूर्ति, लाओ कांच भी तोड़ दें, दूसरी भी तोड़ दें, टायर भी निकाल लें, ये सब ना करो, ठीक है। दूसरा, आपकी क्षतिपूर्ति लीगल है कि नहीं, आपने जानबूझ के तो नहीं किया, आपको इसका एविडेंस भी देना पड़ेगा, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द इनक्योर्ड लॉस। और अगला है कंप्लाई विथ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, और संविदा में जो टर्म लिखे हैं उसका भी पालन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन है। और उसके बाद ड्यूटीज ऑफ इंडेफिनिफायर है, ठीक है। उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। किसके कर्तव्य? क्षतिपूर्ति दाता के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि क्षतिपूर्ति अनुबंध में क्षतिपूर्ति के निम्नलिखित कर्तव्य, जैसे कि अगर जब उनसे भरपाई मांगी जाए, इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसा मांगा जाए क्षतिपूर्ति के लिए, तुरंत दे, ठीक है। सद्भावना पूर्वक कार्य करे, ये नहीं कि 2 महीना 4 महीना तक टालता रहे, कोशिश करे कि जल्द से जल्द उसको क्षतिपूर्ति दे दी जाए। यदि लागू हो तो कानूनी कार्रवाई में बचाव या सहायता करे, अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, ठीक है, केस चल रहा है तो, और अनुबंध की शर्तों का पालन करे और वैध खर्चों की प्रतिपूर्ति करे। तो ये हो गया इंग्लिश वाला, वो हिंदी का था। नाउ ड्यूटीज ऑफ हो गया, और इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 124, क्या क्या महत्व है।
इसको करने से क्या हुआ, सेक्शन 124 क्षतिपूर्ति की संविदा से क्या फायदा मिलता है? सबसे पहला फायदा है लेन देन आसान बन गया है। इतने बड़े बड़े ट्रेवल हो रहे हैं, सामान इधर से उधर एक देश से दूसरे देश जा रहा है। अगर लोगों के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको बैक करने के लिए कि अगर मेरा सामान कहीं एक्सीडेंट में खराब हो गया, तो मान लो 50 लाख का सामान मैं कहीं भेज रहा हूँ, मेरा सामान समुद्र में डूब गया, तो क्षतिपूर्ति की जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो मुझे क्या कर देगी, वो 50 लाख रुपए एज ए क्षतिपूर्ति दे देगी, और मेरे पीछे एक बैकअप है, अच्छा मजबूत बैकअप है। ठीक है, कानूनी संरक्षण मिल जाता है और निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जब सिक्योरिटी है तो निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो ये थी क्षतिपूर्ति की संविदा। अगले वाले वीडियो में जो मैंने कल ही डाला था उसमें गारंटी की संविदा है, वो अलग आंसर बनेगा, उसको अलग से देखना, और इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो वो भी उसी में है। इस तरह मिला के 3 वीडियो होंगे। ठीक है, नहीं 2 ही वीडियो है, बट 3 आंसर होंगे। ओके, नमस्ते।